अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के। आज मैं आपको केस नंबर 12 प्रेजेंट करने लगी हूँ जो मैंने प्रीवियस FCPS पार्ट 2 मेडिसिन के पेपर में से बनाया था। तो देखते हैं कि क्या है। A 45-year-old diabetic male presented with a history of nasal stuffiness and blockage for 1 week, followed by right periorbital congestion and diminished vision. 1 day later, he developed proptosis and loss of vision in the right eye. On examination, he is dehydrated, pale and drowsy. Temperature is 104 degree Fahrenheit. His right eye has proptosis with ophthalmoplegia. There was a blackish plaque on the soft palate. There is no neck rigidity. Questions उन्होंने पूछे हैं. What is the most likely diagnosis? Number 2, how will you investigate this case? And number 3, outline the management. तो केस को ज़रा दोबारा गौर से देख लें कि उसमें इन्होंने बताया कि 45-year-old डायबिटिक, उन्होंने पहले बता दिया, डायबिटिक मेल है और इसको एक हफ्ते से नेजल स्टफिनेस और ब्लॉकेड हुई हुई है, राइट पेरी ऑर्बिटल कंजेशन है और डिमिनिश्ड विजन हो रहा है, ठीक है। और एक दिन के बाद फिर उसको प्रोक्टोसिस हो गया और लॉस ऑफ विजन भी हो गया राइट आई में। एग्जामिनेशन में डिहाइड्रेशन मिल रही है, पेल है, ड्राउजी है, टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट आई में प्रोक्टोसिस है, ऑप्थेल्मोप्लीजिया है। और फिर जब आपने लोकल एग्जामिनेशन किया तो उसमें आपको ब्लैकिश प्लेक मिल रहा है सॉफ्ट पैलेट में और नेक रिजिडिटी नहीं है, यानी कि मेनिंजाइटिस वगैरह कुछ नहीं है उसको। अब देखना ये है कि क्या हो रहा है। अब आपको पता होगा प्रोक्टोसिस हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, ऑप्थेल्मोप्लीजिया है, तो क्या हो सकता है। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हुई है उसको, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस देखें जो उन्होंने पूछा, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। अब जो है क्यों है, आपने कैसे पता किया कि कैवर्नस, ऑप्थेल्मोप्लीजिया है, प्रोप्टोसिस है राइट आई का, लॉस ऑफ विजन है उसको उस आई में, और उसको एक हफ्ते पहले की हिस्ट्री है, यानी कि नोज स्टफिनेस और ब्लॉकेड हुआ था और ब्लैक कलर का एक प्लेक मिल रहा है सॉफ्ट पैलेट में, यानी कि लोकल इन्फेक्शन हुआ था उसको, वो जो है स्प्रेड हो गया है और कैवर्नस साइनस में चला गया, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ तो आपको मिल रही है, ऑप्थेल्मोप्लीजिया है, तो 3rd, 4th, 1st डिवीजन ऑफ 5th और 6th क्रेनियल नर्व पैल्सीज हुई है उसको, यानी कि oculomotor, trochlea, 1st division of trigeminal और 6th cranial nerve, ठीक है, trigeminal and trochlea। अब कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस अब इसको हुआ है, तो इस केस में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से उसको कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो गया। तो आप इसमें देखें, जस्टिफिकेशन में आप देंगे, एज द पेशेंट इज डायबिटिक and has signs of paranasal sinusitis, and there was also a sign of soft palate infection and a predisposing factor of dehydration। अब dehydration जो है ना, वो इसका predisposing factor है। मैंने आपके लिए एक लिस्ट भी बना दी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से predisposing factor होते हैं, risk factors। Cavernous sinus thrombosis is often secondary to infection from orbital cellulitis, frequently Staphylococcus aureus का जो orbital cellulitis हो। A cutaneous source on the face or sinusitis, especially with mucormycosis in diabetic patient, is the most frequent cause. This could be the cause in this case, क्योंकि ये diabetic है तो हो सकता है इसको mucormycosis हुआ वो और फिर वो जो है वो spread हो गया हो इसके sinuses में। This could be the cause in this case. Cavernous sinus thrombosis causes raised intracranial pressure, ठीक है। अब कैवर्नस साइनस सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव एंड ऑफ्टन लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। नंबर 2, इट ऑफ्टन प्रेजेंट्स एज ऑर्बिटल और फेशियल पेन, ऑर्बिटल स्वेलिंग एंड कीमोसिस ड्यू टू occlusion of the ophthalmic veins and presents with fever. Number 3, oculomotor neuropathy affecting the 3rd, 4th and the 6th cranial nerves and the trigeminal neuropathy affecting the ophthalmic and the
and occasionally the maxillary divisions of the trigeminal nerve. ठीक है, तो ये सब इसको हो रहा है. Causes of cerebral venous sinus thrombosis, अब मैंने बना दिए हैं कि क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, तो उसमें से आप देख लीजिए कि उन्होंने सिनेरियो में क्या दिया है. ठीक है, तो उससे हेल्प हो जाएगी, तो ये याद करें. Causes of cavernous sinus thrombosis, number 1, secondary to infection on orbit, face, sinuses, mucormycosis भी हो सकता है. ठीक है, यानी कि ऑर्बिट में, फेस में, साइनसेस में कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो सेकेंडरीली कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, कैवर्नस साइनस तक वो स्प्रेड हो सकता है. ठीक है, तो इसको जो है पैलेट में इन्फेक्शन बताया हुआ है, और क्या बताया, डायबिटिक है, 45 ईयर्स ओल्ड एज है इसकी, और हो सकता है कि इसको म्यूकरमाइकोसिस हो गया हो. ठीक है, एन्यूरिज्म ऑफ कैरोटिड आर्टरी, ये भी एक कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह हो सकती है. नंबर 3, कैरोटिड कैवर्नस साइनस, कैवर्नस फिस्ट्यूला, ऑर्बिटल बुई में बी प्रेजेंट इन दिस केस. तो अगर ऐसा हो तो ऑर्बिटल बुई आपको अगर स्टेथोस्कोप रखें और आपको सुनाई दे तो इट कैन indicate carotid cavernous fistula. मेनिंजियोमा भी एक कॉज हो सकती है. नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, अब देखें नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा में भी उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि वो वहाँ तक के चला गया इन्फेक्शन. इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर, टोलोसा हंट सिंड्रोम, इसमें हो सकता है. द टू कैवर्नस साइनसेस कम्युनिकेट वाया इंटरकैवर्नस चैनल्स, दस इन्वॉल्वमेंट ऑन वन साइड में एक्सटेंड टू बिकम बाइलेटरल. तो अगर एक साइड की इसको प्रोप्टोसिस अभी तो हुई भी है ना, तो हो सकता है कि दोनों साइड पे जो इंटर कम्युनिकेटिंग चैनल है उससे स्प्रेड हो जाए, तो उसको दोनों आइज में प्रोप्टोसिस और कंजेशन, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, ये सब कुछ हो सकता है. ठीक है, अभी इसको राइट आई पे ही हुआ है. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, अब वो तो इटियोलॉजी थी, यानी कि कॉजेज ये हो सकती हैं. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं फॉर सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस? तो एक सिस्टमिक कॉजेज हैं, प्री डिस्पोजिंग सिस्टमिक कॉजेज, और दूसरे प्री डिस्पोजिंग लोकल कॉजेज. तो प्री डिस्पोजिंग सिस्टमिक कॉजेज पहले हम देख लेते हैं. जो इस पेशेंट में इन्होंने बताया हुआ है, डिहाइड्रेशन नंबर 1. अगर डिहाइड्रेटेड हो ऐसा पेशेंट तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगी. ठीक है, उसको पैलेट में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, डायबिटिक है, वो डिहाइड्रेटेड भी है, फीवर हुआ हुआ है. ठीक है. नंबर 2, प्रेगनेंसी में भी एक सिस्टमिक प्री डिस्पोजिंग कॉज है ये. फिर है नंबर 3, बेशेट सिंड्रोम. नंबर 4, थ्रोम्बोफीलिया. नंबर 5, हाइपोटेंशन. नंबर 6, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में वैसे भी हर जगह थ्रोम्बोसिस का खतरा होता है, तो इधर भी हो सकती है. फिर प्री डिस्पोजिंग लोकल कॉजेज. अब लोकल कॉजेज में नंबर 1, पैरानेजल साइनोसाइटिस, जो इस पेशेंट को हुआ हुआ है. नंबर 2, फेशियल स्किन इन्फेक्शन. नंबर 3, ओटाइटिस मीडिया, मैस्टोइडाइटिस. नंबर 4, मेनिंजाइटिस सबड्यूरल एम्पाइमा. नंबर 5, स्कल फ्रैक्चर्स. उधर जाहिर बात है स्कल फ्रैक्चर है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं, वो पेनिट्रेट कर सकता है उसके साइनसेस में. नंबर 6, पेनिट्रेटिंग हेड एंड आई वुंड्स. ठीक है, तो ये सब ये लोकल कॉजेज हो गई. तो इसमें हमें लोकल कॉज भी मिल रही है कि भाई साइनोसाइटिस उन्होंने बताया हुआ है. फिर उसको सिस्टमिक कॉज मिल रही है, डिहाइड्रेशन है. ठीक है, डायबिटिक है तो हो सकता है म्यूकरमाइकोसिस हो गया हो. ब्लैक पैच उन्होंने बताया हुआ है अपर पैलेट में. सही है. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस: प्रोप्टोसिस, टोसिस. नंबर 3, हेडेक. नंबर 4, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लीजिया. Number 5, papilledema. Number 6, reduced sensation in the trigeminal first division. Number 7, often bilateral and patient ill and febrile. बहुत ही मतलब टॉक्सिक लुक होती है पेशेंट की. आपने देखा है कोई ये मैं 2 केसेस देखे हैं. एक तो म्यूकरमाइकोसिस था जब मैं रेजिडेंसी कर रही थी, बहुत बुरा हाल था बेचारे का, लेकिन वो ट्रीट हो गया था. सोचें कितनी मतलब ये फेटल कंडीशन हो सकती है. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सुपीरियर सजाइटल साइनस. अब इन्होंने कैवर्नस साइनस पूछा हुआ है ना, तो आप यहीं पे जो है सारे साइनसेस का आपको मैं बता देती हूँ, ताकि अगर वो इस तरह का कोई बनाए सिनेरियो
हो सकता है उसमें सुपीरियर सजाइटल साइनस थ्रोम्बोसिस हुई भी हो। तो इसमें नंबर 1 हेडेक होगा, नंबर 2 पेपिलोडीमा होगा, नंबर 3 सीजर्स होंगे, नंबर 4 इट मे इन्वॉल्व वेन्स ऑफ बोथ हेमिस्फीयर्स कॉजिंग एडवांस्ड मोटर एंड सेंसरी डेफिसिट। तो ये बिल्कुल अलग पिक्चर होगी ना। इसमें मतलब ये कि हेमीपैरेसिस, हेमीप्लीजिया, सीजर्स, पेपिलोडीमा, हेडेक तो ये मिल सकते हैं। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ लोकल ऑप्थेल्मोप्लीजिया वगैरह हो रहा है। फिर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ट्रांसवर्स साइनस थ्रोम्बोसिस, उसमें हेमीपैरेसिस, सीजर्स, पेपिलोडीमा may spread to jugular foramen to involve cranial nerve 9, 10th and 11th। ठीक है, तो इसमें ये हो सकता है। ये भी अलग फीचर्स हैं, मतलब ये कि हेमीपैरेसिस वगैरह हो रहा होगा इस पेशेंट को। हाउ टू इन्वेस्टिगेट दिस केस। अब सेकंड उन्होंने पूछा है ना कि क्या आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। नंबर 1 MRI कराएंगे। MRI विल शो एब्सेंट फ्लो वॉइड विद इन अफेक्टेड वीनस साइनस। Number 2 magnetic resonance venography or venous phase of cerebral angiography confirms it. Number 3 cerebral angiography is required for definite diagnosis if thrombophlebitis of intracerebral and meningeal vein is suggested by presence of intracranial hemorrhage। ठीक है, सॉरी इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। तो मतलब ये आपको कराना होगा MRI और venography, क्योंकि हमने देखा था ना कि एक कॉज जो है वो कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला भी है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको वीनोग्राफी भी करानी होगी। मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप। ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन इटियोलॉजी। अब जो भी ज़ाहिर है आपको चीज़ मिल रही है उसके मुताबिक करेंगे ना। अभी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, डायबिटिक है और इसको सॉफ्ट पैलेट में इन्फेक्शन हुआ हुआ है और इसको साइनोसाइटिस हुआ हुआ है। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस इज एसेंशियल इन इन्फेक्शियस केसेस, प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ड्रेनेज ऑफ एनी एब्सेस कैविटीज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफेंडिंग ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल। तो मतलब सर्जिकल ओपिनियन, ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ में लेनी होंगी, भाग दौड़ करनी होगी कि पेशेंट के लिए कोई एब्सेस है तो उसको ड्रेन किया जाए। एंटी स्पेशलिस्ट बहुत ही मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होगी आपको उसको ट्रीट करने के लिए। एंटीकोगुलेशन में बेनिफिट केसेस ऑफ प्राइमरी थ्रोम्बोसिस। रिपेयर ऑफ ऑक्लूजन ऑफ कैरोटिड आर्टरी में बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला और एन्यूरिज्म्स। जाहिर है कि इतनी सारी कॉजेज हैं, जब आप उसको कंफर्म कर लेंगे तो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करेंगे। Tolosa-Hunt syndrome responds to glucocorticoids. Oral prednisone 60 mg daily is usually continued for several weeks and then gradually tapered. फिर क्या करेंगे, डिहाइड्रेटेड हुआ हुआ है पेशेंट, तो हाइड्रेशन बाय इंट्रावेनस फ्लूइड्स। एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन फॉर 6 weeks और until there is radiographic evidence of resolution of thrombosis। ये नहीं कि बस एक हफ्ता करके छोड़ दिया। 6 weeks तो वैसे ही देना है और फिर आपने रेडियोग्राफ एक्सरे करा के आपने देखते रहना है कि रिजोल्यूशन हुई है थ्रोम्बोसिस की नहीं, जब तक आपने देनी है एंटीबायोटिक। नंबर 3 एंटीकोगुलेशन विद डोज एडजस्टेड हेपरिन। द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोलूट मतलब एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है फॉर हेपरिन थेरेपी इन सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, और ये हमारा केस खत्म हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लास्ट मैंने मेरा ख्याल है ये जो केस है आपका केस नंबर 12 है ना, तो 11 मैंने किया था लेकिन अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं कर दूंगी। और इसको भी क्योंकि थोड़ा मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैं उसको ना वो कर नहीं सकी थी, मतलब मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे लेकिन मैं आपको अपलोड नहीं कर सकी हूँ, तो सॉरी, काफ़ी दिन से मैंने नहीं किया था। तो अच्छा, अब ना मैं नेक्स्ट करूँगी। देखें, बहुत ज़रूरी एक चीज़ है निमोनिया। निमोनिया जो है ना वो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। देखिए, क्योंकि अभी वैसे तो मेरे पास पास्ट पेपर्स जो हैं वो मैंने हल किए हुए हैं, लेकिन अभी मैंने आपके न्यू सिनेरियोज बनाए हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन और दूसरी जो कोविड-19 की सारी गाइडलाइंस आती रहती हैं, WHO की, CDC की, उनमें से। और एक मुझे बड़ी अच्छी बुक मिल गई थी जो चाइना में, ये वुहान में हुआ था केसेस, तो उसके केसेस हैं। तो वो एक मैं केस डिस्कस करूँगी और फिर आपको कोविड-19 का बताऊँगी। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।